यहां से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल के इस क्षेत्र में खासी पैठ है। वे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्हें पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है। साथ ही वे डबल इंजन की सरकार बनने से विकास की रफ्तार बढ़ने का दावा कर रहे हैं। उनसे बात की एशियन न्यूज के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र ने। नमस्कार दोस्तों, दंगल 2024 में एशियन न्यूज के कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं विजय बघेल जी के घर पे। विजय बघेल जी दुर्ग संसदीय क्षेत्र से इस समय प्रत्याशी हैं। विजय बघेल वो शख्स हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो भाजपा का घोषणा पत्र तैयार हो रहा था और जिसको संकल्प पत्र कहा गया, उसके उन्होंने पूरे प्रदेश में घूमकर लोगों की इच्छाओं को जाना, लोग क्या चाहते हैं, और बाद में वो घोषणा पत्र ने उसने ये असर किया कि जो भूपेश बघेल की सरकार थी, जो भरोसे की सरकार कह रहे थे या भूपेश से तो भरोसा है, वो सरकार राज्य से विदा हुई और बीजेपी की सरकार आई। विजय बघेल उस तरह के जमीनी नेता हैं। जब हम देखते हैं कि दुर्ग संसदीय क्षेत्र जो नेताओं की आपूर्ति पूरे प्रदेश में कर रहा है, यदि हम देखते हैं कि इस समय भूपेश बघेल खुद जो है राजनांदगांव चले गए हैं, जबकि पाटन में अभी विजय बघेल और भूपेश बघेल के बीच में मुकाबला हुआ था, पर उनको संसदीय क्षेत्र के लिए राजनांदगांव जाना पड़ा। देवेंद्र यादव बिलासपुर चले गए हैं, सरोज पांडे कोरबा चली गई हैं। तो दुर्ग ऐसे बहुत उर्वरा जमीन है जहां से नेताओं की आवाजाही बनी है। पर विजय बघेल पिछली बार के भी सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं और बहुत सहज और मिलनसार हैं। तो हम सबसे पहले विजय जी से ये जानना चाहेंगे कि इस समय पूरे देश में मोदी की गारंटी को लेकर चुनाव हो रहा है, और जो आप कह रहे हैं कि हमने गारंटी को पूरा किया, बार बार आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और आपने घोषणा पत्र भी बनाया था, तो आप उस घोषणा पत्र को कितना अमली जामा पहना है और उस जीत में विधानसभा की उसका कितना रोल था, और अभी लोकसभा में जब आप जा रहे हैं तो आप मतदाताओं के बीच क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एशियन न्यूज़ के माध्यम से आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जय जय श्री राम। और जैसा आपने कहा कि घोषणा पत्र वाकई में एक कठिन जवाबदारी थी, और जब मेरा नाम डिक्लेयर हुआ तो मैं असमंजस की स्थिति में था कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को मैं निर्वहन कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँगा। साथ में लगभग 31 लोगों की टीम थी, समिति बनी, और 3 हमारे जो वरिष्ठ नेता माननीय राम विचार जी, माननीय अमर अग्रवाल जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी, वो सह संयोजक थे। तो सब ने मिलकर हमने एक रणनीति बनाई कि हम हर विधानसभा जाएंगे, जन जन से मिलेंगे, और नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक, चाहे वो व्यापारी हो, फुटकर व्यापारी हो, पान ठेले हो, खोमचे वाले हो, चाहे बड़े उद्योगपति हो, दुकानदार हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मिले, और इसी तरह कर्मचारियों से, जो नीचे लेवल के कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी से लेके मंत्रालय के कर्मचारी अधिकारियों से हमने बात की। आंगनबाड़ी, मितानिन, मतलब हर वर्ग से, जो ऐसे लोग जो जिनकी अपेक्षा, हम तो पत्रकार महोदय से भी सबसे चर्चा किए कि सरकार बनने के बाद आपको अपेक्षाएं क्या रहती हैं, सरकार से उम्मीदें क्या है आपको, क्योंकि एक उम्मीद लेके आदमी ओढ़ देता है। कोई सोचता है मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ हो जाए, कोई वो सोचता है कि मेरे परिवार के लिए कुछ हो जाए, कोई नौकरी चाहिए, किसी को रोजगार में कैसे सहायक सरकार सिद्ध हो, या मैं ये कहूँगा कि कई लोग तो प्रदेश के हित हो और देश का हित हो, उस भावना से भी वोट देते हैं। कई धार्मिक भावना को के मन बना के वोट देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मतदाता भाई बहन हैं, उनकी मानसिकता को जानना और उसके अनुरूप घोषणा पत्र बनाना और संकल्प पत्र। और एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उस रूप में बनाना एक चैलेंजिंग था, और हमने उनको नाम दिया मोदी गारंटी। जब मोदी गारंटी का नाम दे दिए तो आप ये समझ लीजिए कि वो गारंटी पूरी होनी, मतलब लोगों के मन में एक विश्वास जागना है, ये पूरी होगी। तो उस तरह से बनाना, और सभी उनमें वरिष्ठ नेताओं का की सहमति लेना, राष्ट्रीय नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का, ये बहुत कठिन काम था। लेकिन हम सब ने मिलकर बहुत सरलता से, कुछ एक्सपर्ट से भी मैंने चर्चा की, और एक अच्छा घोषणा पत्र बना जिसका प्रतिसाद हमारे सामने है। 54 सीट लेकर, जब असमंजस की स्थिति थी, कांग्रेस ही आएगी, भाजपा का
गिनती कहीं नहीं है। हमारे नेता भी कुछ असमंजस में थे, मीडिया से भी, सर्वे में भी, सब में हम पीछे थे। मगर उसके बाद भी लोगों ने विश्वास किया और लोगों ने इस पर मोहर लगाई। ये मेरे लिए सौभाग्य क्षण है और ये हमारी पार्टी के लिए भी सौभाग्य। जी, मोदी गारंटी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में ये कहा जाता है कि जो महतारी वंदन योजना है उसने मास्टर स्ट्रोक का काम किया और महिलाएं बड़े पैमाने पर वो एक वोटर के रूप में बीजेपी की तरफ उनका झुकाव हुआ, जिस इस जीत में बहुत सारे एनालिसिस में ये बात आ रही कि महतारी वंदन योजना ने एक बड़ा रोल प्ले किया। अभी जो विधानसभा गुजरा है, और मैंने तो करीब 40 विधानसभा में दौरा किया, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग और अन्य जो पूरा संभाग के पूरे विधानसभा और अन्य भी थे, उसमें टोटल मिला के 40 में 1.5 महीना घर में नहीं था, मैं बाहर ही था, विधानसभा ही घूम रहा था। और उसमें मैंने महसूस किया कि वाकई में बहनों को जो घर में परेशानियां होती है, वो भी चाहती हैं कि कुछ अपेक्षाएं सरकार से उनको हो। परिपाटी दूसरे राज्यों में भी चल पड़ी थी, चाहे हमारे ही राज्य, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी, कुछ उड़ीसा में, कुछ इधर साउथ में, आंध्रा में, इधर पश्चिम बंगाल में भी, तो वो हमारे यहाँ भी हो, ये मन में बात थी। तो उसमें बहुत सोच विचार कर हमने महतारी वंदन योजना लाई और आप देखे हैं कि विधानसभा चुनाव में पुरुषों से अधिक मतदाताओं की संख्या बहनों की है, तो उसका पूरा लाभ मिला। और अभी देखिए वो मिलना शुरू भी हो गया, दूसरा किस्त भी मिल गया, अभी कल परसों 3 तारीख को दूसरा किस्त मिला है। तो ये विश्वास कि जो वो बोले, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया, ये विश्वास अभी फिर से प्रगाढ़ होते जा रहा है और उसका प्रतिफल आने वाले लोकसभा में दिखे। जी, महिलाओं की एक बड़ी मांग रही, जिसे आपने, जब मैं उस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था, कि महिलाओं की मांग थी कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो, जिसको लेकर भी आपने एक पॉइंट रखा था। बाद में आपने ये भी कहा कि कांग्रेस ने गंगाजल उठा के ये बात कही थी। अभी जब आपकी सरकार आई है तो आपकी सरकार में शराबबंदी को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही, उल्टे अहाते भी बना के दिए जा रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि ये जो कांग्रेस का जिस शराबबंदी के लिए बीजेपी विरोध करती थी, पर जब उसकी सरकार आई तो वो शराबबंदी को लेकर कोई बातचीत नहीं कर रही। नहीं, बेतरतीब अहाता जो कांग्रेस शासन में थी, इधर तो आप सरकारी तरफ से उनको कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन अंदरूनी मतलब अपने लोगों को लाभ पहुंचाना, और जो अव्यवस्थित तरीके से शराब बिक्री हो रही थी, कहीं भी बैठ के पीना है, कहीं भी शराब बिक रहा है, गांव में करीब 25-30 लोग कोचिया के रूप में शराब बेच रहे हैं, उस अव्यवस्था को दूर करना। और बहनें उससे ज़्यादा प्रताड़ित थी कि किसी मोहल्ले के सामने शराब बिके तो वहाँ आना जाना मुश्किल हो जाता था, शराबियों का वहाँ पे एक हुजूम लगा रहता था। तो उस तरह की अव्यवस्था थी, उसको दूर करना, ये मैंने कहा था। बाकी शराबबंदी की बात आगे जैसे भी व्यवस्था होगी, जैसी भी परिस्थिति आएगी, उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा, ये मैंने कहा था। शराबबंदी की बात हमने नहीं की, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, जो होना है उसी को हम बोलते हैं। कांग्रेस के अनुसार झूठ बोलना और झूठ बोल के सरकार बनाना, ये हमसे नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में नहीं है। एक नैरेटिव सेट हुआ था विधानसभा चुनाव के पहले कि सरकार में जो लोग शामिल हैं वो शराब में, खनिज में और महादेव ऐप में और बहुत सारी चीज़ों में पैसा बना रहे हैं। और बाद में लगातार जो कार्रवाई, जब आपकी सरकार बनी तो अभी भी हम देख रहे हैं कि ईओडब्ल्यू में केस रजिस्टर्ड होके जो लोग जेल में, उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो ये दुर्ग से और भिलाई से महादेव ऐप की बात सबसे ज़्यादा निकलती, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो दुर्ग और भिलाई के थे। और बाद में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनका भी नाम जो है सप्लीमेंट्री में जोड़ा गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो है ईडी और ईओडब्ल्यू अपना काम करती हैं, सबूत के आधार पे काम करती है। इसमें न सरकार की कोई भागीदारी रहती है, न सरकार का कोई दबाव रहता है, वो अपना काम करती है और उसी लिए उस संस्था बनाई गई है। आज का नहीं है, वर्षों से चल रही है। अब इसमें ये लांछन लगाना कि सरकार के माध्यम से ऐसा दबाव डाला जा रहा है, सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, ये झूठ है। ये लोग क्या है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो कानून के शिकंजे में आएगा, और चूंकि ये काम अपना ईओडब्ल्यू और ईडी कर रही है, इसलिए मैं ज़्यादा टिप्पणी उस पर।
नहीं, पर दरअसल ये विपक्ष पूरा जो इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि एक ही तरफा भ्रष्टाचार इन एजेंसियों को सिर्फ उन राज्यों में दिख रहा है जहां पे विपक्षी सरकार या विपक्ष के हैं। तो क्या पूरे देश में इस तरह से रामराज आ गया कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया देश बाकी जगह जहां पे बीजेपी है? ये सवाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो तो करेंगे ही ना, क्योंकि सारे भ्रष्ट तो वहीं भरे हैं। मतलब गंदा गलत काम करना, सबूत के साथ करना। आज अगर यहीं की सरकार की, पिछली सरकार की बात देखें तो इनके जो लोग हैं, अगर कोई सबूत नहीं है तो ये लोग का अदालत में अपना न्याय पा सकते हैं ना। क्यों उनको जमानत नहीं मिल रहा है? कई महीने से है, कई तो सालों से है, क्यों नहीं मिल रहा है? अगर उनके पास झूठा हम आरोप लगाए हैं तो झूठ के आधार पे तो उनके वकील है ना, विद्वान वकील भी हैं, उनके बहुत सारे राज्यसभा सदस्य हैं, उनके वकील जो विद्वान हैं, वो क्यों इस ओर ध्यान नहीं देते? और गलत होता तो अदालत उन्हें जमानत पर छोड़ती या बाइज्जत बरी करती। तो ये लोग भ्रष्टाचार करेंगे और उसको छुपाने का कुत्सित प्रयास भी करते हैं, और अगर केस लगा और छानबीन हुई तो सरकार के ऊपर उसको ठिकरा फोड़ दो। ये इनकी आदत सी बनी। जी, सुप्रीम कोर्ट बार बार हेट स्पीच को लेकर हिदायत देती नेताओं को कि चुनाव के समय एहतियात बरतो, और अखबार ने, यहाँ तक कुछ अखबारों ने भी कहा है कि हम नेताओं की हेट स्पीच नहीं छापेंगे। पर अभी हमने देखा कि राजनांदगांव में जो भूपेश बघेल फॉर्म भरने गए तो उस मंच से जो डॉक्टर चरणदास महंत, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, उनकी जो बोली है उसको लेकर अभी बीजेपी पूरे राज्य में आंदोलनरत है। इसको, ये जो चरणदास महंत ऐसे तो बहुत सौम्य है, कबीरपंथी हैं, पर इस तरह की जुबान फिसलना नेताओं की और एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी, बाद में उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे भी विश्वास नहीं होता कि महंत जैसे सौम्य और सरल व्यक्ति इस तरह की बातें कहें, लेकिन मुझे भी उनकी बातें सुन के शर्म आ गई। मतलब इतने गंदे वर्ड और इस तरह से भरे मंच में बोलना, एक सभ्य पुरुष को शोभा नहीं देती, और खासकर महंत जी जैसे को। ओ भूपेश बघेल बोल देता या कोई छुटभैया नेता बोल देता तो मैं मान लेता। प्रधानमंत्री जी इतने सम्मानित हैं, प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश में नहीं दुनिया में माने जाते हैं। उनका लोहा दुनिया वाले सम्मान देते हैं, बॉस करके बुलाते हैं। क्या ऐसे ही हो जाता है क्या? उनकी जो शैली है, उनका व्यवहार है, उनके जो काम करने के तरीके हैं, ये निरंतर इस देश को आगे बढ़ा रही है, और जन जन की भावनाओं का वो सम्मान करते हुए उसी रूप में काम कर रहे हैं। आज देश कहां से कहां पहुंच गया। आप लोग चंद मतलब लच्छेदार भाषण बनाने के लिए कुछ भी बोलोगे आप। और मैंने तो चैलेंज किया ना कि भाई आइए, आप उसको मेरे पास लाइए, भूपेश बघेल को। मोदी जी तो दूर की बात है, मैं मोदी जी के परिवार का हूं, लाइए यहाँ पे। क्यों नहीं लड़े दुर्ग में? क्यों भगे वहां पे? इतना लट्ठ भारतीय आदमी है तो। आपने तो गेड़ी चला, देवेंद्र का नाम लिया, वो भी क्यों भग गए? आपने तो गेड़ी पे भी चलने का। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को ये गेड़ी के लिए चैलेंज किए। मैंने कहा आइए मेरे साथ, पहले पाटन में ही दो हाथ हो जाए, फिर रायपुर की बात करना, और पाटन से हम रायपुर तक आपके बंगले तक जाएंगे। चुप हो गए। तो ये बकवास बात करना, और ये कांग्रेस में शायद वो भी घुटन महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। वो भी भूपेश बघेल से प्रताड़ित हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है बहन जी। और इस तरह की बात बोल के बाद में खेद व्यक्त करना, क्या है ये? मतलब छोटा सा छोटा व्यक्ति सुनेगा। अभी राहुल गांधी जी भी वही बात बोले थे कि चोर है, चोर है। तो मोदी जी खुद बोले मैं साहू हूं, और ये तो एक तरफ से देखे तो साहू समाज को चोर बोल रहे हैं, और उसके कारण जमानत में है अभी वो। और दूसरी तरफ ये आपके एक विधायक हैं देवेंद्र यादव यहाँ के, जो अभी बिलासपुर से चुनाव लड़ने गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम यादव हैं और हम लाठी भांजना जानते हैं। ऐसा भी उनका भी रिएक्शन आया कि जो वहाँ भाषणबाजी हुई उसको लेकर। बस यही है इनका, मतलब इन्हीं को आता है लाठी भांजना। हमारे तो यहाँ खून में लाठी है। छत्तीसगढ़िया कि तेल पिए लाठी अगर निकल ही ना तो कहाँ जाइए तो पता नहीं चली। और तेल पिला पिला रखते छत्तीसगढ़िया मन लाठी ले। हमारे तो घर में एक ठन लाठी मार रही थे, तलवार के सजन नहीं रही पहले। अब तो तलवार, बंदूक, लाइसेंस वाला। ये तो लाठी हम लोग घर में रखते थे, तो लाठी दिखाएंगे लोग। तो लाठी अगर शुरू कर दी हम लोग ना तो कहीं नहीं टिकेंगे लोग। अभी आप एक बातचीत कर रहे थे कि
चरणदास महंत भी हो सकता है कि घुटन महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी यात्रा को अगर मैं पीछे चल के देखता हूं तो आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस से आप बीजेपी में आए, पर इस समय एक बड़ा दौर चला है कि इस समय लगातार पूरे देश में कांग्रेस से लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो एक दौर आपका था जब आप कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, और आज एक दौर है जिसमें लोग कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी फलाने के डर से या कोई कार्रवाई के डर से। तो क्या वजह है कि कांग्रेसी जो है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, और कांग्रेस कह रही है कि ये डरा धमका के इनको ले जा रहे हैं, जबकि आप जब आए थे तो इस तरह की कोई बातचीत नहीं थी। तो वो क्या अंतर महसूस कर रहे हैं उस समय और आज में, और लोग तेजी से इधर कैसे आ रहे हैं? मैं यही सवाल तो इनसे पूछना चाहता हूँ जी कि ठीक है, बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर ईडी उडी का है, जो जिला स्तर के नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, मंडल मतलब जो अपने और नीचे स्तर के ब्लॉक स्तर के नेता हैं, वो क्यों आ रहे हैं? उनके ऊपर तो कोई चार्ज लगा नहीं है। अभी हमारे यहाँ है माननीय विजय साहू जी, उसके पहले बहन तुलसी साहू जी, और 5,000 लोग आ गए अभी जब से चुनाव शुरू हुआ है हमारे दुर्ग में। एक दुर्ग की बात कर रहा हूँ। तो क्या सबके ऊपर कोई धारा लगा है क्या? हम किसी थानेदार को भेजे थे क्या उनके यहाँ? अभी भूपेश बघेल के मंच में सुरेंद्र दाऊ ने जो अपनी पीड़ा बताई खुल के, वो बैठे थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया। हाँ, तो क्या वो उनके ऊपर हम तलवार लटका रहे हैं क्या बीजेपी वाले? इधर अरुण सिसोदिया जी अपनी पीड़ा बता रहे हैं, तो क्या हमने करवाया क्या? वो तो अपनी पार्टी के गबन का चार्ज लगा रहे हैं। जो अपनी पार्टी के सदस्यों का पैसा लिया उसमें गबन करने वाले लोग हैं ये लोग। क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? वो आ रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और मैं 2004 में बीजेपी आया माननीय ताराचंद साहू जी के नेतृत्व में। वो मेरे मार्गदर्शक रहे, मुझे बहुत चाहते थे, और माननीय ताराचंद साहू जी से मैंने ये सीखा है कि समाज में और राजनीति में कैसे बैलेंस करना है। क्योंकि मैं भी कुर्मी समाज का एक प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, सर कुर्मी समाज का, और राजनीति में भी हूँ। इसलिए राजनीति और ये दोनों कंट्रोवर्सी ना हो, ये एक एक बात की बारीकियां मुझे माननीय ताराचंद साहू जी दिखाए। और माननीय ताराचंद साहू जी तो ऐसे दबंग नेता थे जिनकी तूती बोलती थी, और उन्होंने इस दुर्ग के कांग्रेस के गढ़ को तोड़ने वाले माननीय ताराचंद साहू जी, बरसों से कांग्रेस माननीय चंदूलाल जी कितने बार रहे, और उस गढ़ को तोड़ने वाले माननीय ताराचंद साहू जी, ये साहू समाज का बेटा। लेकिन कभी भी समाज और राजनीति में कभी एक दूसरे काड़े नहीं आए। समाज के लिए भी उस दृष्टिकोण से जितने भी समाज के पदाधिकारी जाते थे उनको इतना सहयोग करते थे। मैं तो नज़दीक से देखा है ना, जो व्यवस्था करना है जो है, और समाज आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कभी ये उसके दो आड़े आने नहीं दिए। और मैं उनके मार्गदर्शन में उनके ही लोकसभा चुनाव के समय पार्टी ज्वाइन किया। और मेरे पिताजी शुरू से जनसंघी, मैं जनसंघी परिवार का हूँ। वो तो लंबी एक चर्चा है, कभी बैठेंगे तो और बताएंगे कि मैं कैसे कांग्रेस में आया। ठीक, मैं ये पूछा था कि ताराचंद साहू जी ने स्वाभिमान मंच बनाया, जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं कांग्रेस से, वो भी उस स्वाभिमान मंच में थे, राजेंद्र साहू जी। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब जो स्वाभिमान मंच का ताराचंद साहू को मानने वाले दोनों लोग, वो भी उनका उतना ही सम्मान से नाम लेते हैं, आप भी ले रहे हैं, तो ये फिर मतभेद कहाँ से है? मैं एक चीज बताऊं कि मैं चीज बोलता हूं, माननीय ताराचंद साहू जी की साख को गिराने वाले कोई और नहीं है, भूपेश बघेल। आपको याद होगा कि जब ये नेता प्रतिपक्ष थे, महेंद्र कर्मा जी नेता प्रतिपक्ष थे, ये उपनेता थे, तो माननीय ताराचंद साहू जी के नाम से राइस मिल के नाम से विधानसभा में रोज सीरियल चला है, रोज प्रश्न लगाते थे। और इतने मतलब घृणा की भाव से उन्होंने बातें उस समय रखते थे वो, कि इतने अपमानित हुए ताराचंद साहू जी जो पाक साहब थे। उनके चरित्र को लांछन लगाना, उनके क्रियाकलापों लांछन लगाना, पता नहीं किसके इशारे पे हो रहा था, किसी के इशारे पे हो रहा था वो। और ये मोहरा बने थे भूपेश बघेल, क्योंकि ये तो शुरू से ही इनकी सोच, इनकी मतलब समझ इतनी गंदी है। ठीक है, किस्मत के भरोसे बन गए मुख्यमंत्री, मगर इनकी सोच को मैं उस समय, मैं ताराचंद जी मतलब मैं तो बैठता था, उनकी आंख से आंसू आते थे
मतलब मैं इतना मानता हूँ उस व्यक्ति को, और देखो उनकी उनके व्यवहार को, जबकि वो लोकसभा सांसद थे, तुम्हारे विधानसभा में नहीं थे। नाम ले लेके डॉक्टर रमन सिंह जी को इंकित करते हुए आपके सांसद ये कर रहे हैं, ये आज भी प्रमाण अगर विधानसभा हम खोजेंगे तो मिलेगा। ऐसे भूपेश बघेल हैं, मतलब उस मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति, उस जो समाज के लिए और के ताराचंद जी उसको इतना अपमानित किए वो, और ये उनकी गंदी मानसिकता का परिचायक है। और अब उसी के चमचा बन गए। आप अभी बोले ना, ये कौन है राजेंद्र साहू? जब माननीय मोतीलाल साहू जी खड़े थे भाजपा से, तो ये चुनाव संचालन कर रहा था ये राजेंद्र जी। मैं इनके बारे में तो खैर कुछ बोलना ही नहीं चाहता, राजेंद्र भाई के बारे में। ये बताइए, मगर जो आपने स्वाभिमान मंच की बात छेड़ दी, इसलिए मैंने कहा कि ये अभी पूरा सिपा सलार थे भूपेश बघेल के, सबसे खास आदमी में गिने जाने वाले लोग कहते हैं कि जब आप नगर पालिका अध्यक्ष थे, भूपेश बघेल को आप राजनीति में आगे बढ़ाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। जो और आप अपने रिश्तेदार भी हैं, तो क्या आपने पूत के पांव पालने में देख लिए थे, या आपको लग रहा था कि ये नेता आगे जाएगा? क्या था, आपने उनको आगे बढ़ाया, ऐसा लोग बताते हैं? नहीं, आगे नहीं बढ़ाए। आगे क्या बढ़ाएंगे, ईश्वर आगे बढ़ाते हैं। जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होता है। लेकिन मेरे अंडर में महामंत्री थे वो, मैं युवक कांग्रेस अध्यक्ष था तो, और उस समय के बहुत सारे युवक कांग्रेसी उनका साथ छोड़ चुके हैं उनके कृत्यों के कारण। हम लोग उस समय उनको वाकई में बहुत ताकत देते थे, बल देते थे, वो जो निर्णय लेते थे उसमें सहमति देते थे, और मेन कारण उसका आगे बढ़ने का यही था। पूरी हम लोग टीम भावना से काम करते थे, और जब उसको टिकट मिली तो भी हम पूरे भरपूर तन और मन धन से काम किए, जबकि उनको तो फ्रॉड करके तो टिकट मिली थी। बी फार्म चेंज किए दाऊ वासुदेव जी, और उनको टिकट मिली। तो पार्टी फंड भी नहीं मिलता था। मैं तो चुनाव संचालन किया उस समय। तो कैसी व्यवस्था करके कैसे हुआ वो बहुत लंबी कहानी है, उसके लिए तो घंटों बैठना। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये जो डबल इंजन सरकार की बात होती है बार बार, तो चूंकि आप पिछली बार सांसद थे, तब यहाँ पे राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, अभी प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और मोदी जी की सरकार अगर केंद्र में बनती है जैसा कि उम्मीद है, तो ये डबल इंजन सरकार से राज्य को आप खास करके भिलाई संसदीय और दुर्ग संसदीय क्षेत्र में, जैसे भिलाई स्टील प्लांट का मसला है या यहाँ के बहुत सारे मसले, वो कौन से मसले हैं जो प्राथमिकता पे आप केंद्र से कराने के बारे में सोचते हैं? बहुत सारे मसले हैं। क्या है, डबल इंजन की सरकार से फायदा ये है कि जो भी केंद्र की योजनाएं हैं उसको सहजता और सरलता से हम राज्य में लागू कर सकते हैं, जो कि संघीय व्यवस्था में राज्य की सहमति के बगैर केंद्र सरकार कोई काम नहीं करती। क्योंकि जगह उपलब्धता यहाँ करना है, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ उनको करनी है राज्य शासन को, जो और अंदरूनी जो व्यवस्था देनी है वो राज्य शासन को करनी है। तो केंद्र शासन तो योजना भेज देगी, लेकिन व्यवस्था करने में चूक या व्यवस्था करने में देरी, या उस योजना को केंद्र के मानकर दुर्भावना से अगर उनको गलत दिशा में ले जाए तो उस योजना का कोई लाभ जनता को नहीं मिलता। इसलिए समरूप सरकार हो केंद्र में भी और राज्य में भी, तो काम करने में हमको भी अच्छा लगता है। और राज्य सरकार जो योजना प्रोजेक्ट भेजती है उसको किस तरह केंद्र सरकार से स्वीकृत करा के जल्दी से जल्दी लाना है, एक मध्यस्थता के रूप में, मीडिएटर के रूप में काम करना एक सांसद का फर्ज होता है। तो उस काम में हम लोग पूरी लगन से काम करते हैं। मगर सरकार हमारे विरोधी थी, कांग्रेस की सरकार थी, और इतनी गलिष्ठ सरकार थी। कई सरकारें तो ऐसे, जैसे उड़ीसा की सरकार है, वो तो सामंजस्य करके चलने वाली सरकार। यहाँ की सरकार तो देखो ना बातचीत कैसा कर रहे लोग। यही बात तो ये मुख्यमंत्री था, घमंड से यही बात करते थे, और उधर माननीय मोदी जी जब ये समय लेते थे तब समय देते थे, और वहाँ से आने के बाद इसकी मानसिकता देखिए कि कितना गंदा गंदा शब्द बोलते थे ये मुख्यमंत्री। तो इनसे क्या भरोसा करके हम कोई योजना लाते। अब चूंकि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, तो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेल की सुविधा हो, चाहे हवाई अड्डे की और व्यवस्था हो हमारे यहाँ, मतलब अनन्य प्रकार के, खेल में हो अनन्य प्रकार की जो व्यवस्था, चाहे लोक कलाकारों के लिए कोई यूनिट की बात हो, तो बहुत सारी व्यवस्था हम
स्थानीय स्तर में केंद्र के माध्यम से योजना है, उसके तहत हम यहाँ कर सकते हैं। आप लोगों ने कहा है कि रायपुर, भिलाई, दुर्ग एनसीआर की तरह जैसे दिल्ली में है, उस दिशा में क्या हो रहा है अभी? उस दिशा में बजट में प्रावधान किया गया है और उसको मैंने प्राथमिकता से घोषणा पत्र में डाला था, अपने संकल्प पत्र में। आईटी सेल हो, हमारे बच्चे जो बहुत होशियार बच्चे हैं वो बाहर ना जाए, उसकी भी स्थापना हम यहाँ हो, उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसके लिए भी बजट प्रावधान किया गया है माननीय विष्णुदेव साय जी के इस सरकार के माध्यम से। तो दोनों एससीआर एनसीआर की तर्ज पर राजनांदगांव से लेके रायपुर से आगे तक और उसी तरह योजना और आईटी सेल की, ये दोनों से बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ के रोजगार में मिलेगा, यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए मिला था और आवागमन की सुविधा जो अब जटिल हो चुकी है उसमें भी सुविधा लोगों को मिलेगी। जी, कांग्रेस का ये आरोप है कि भाजपा और खास करके मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण कर रही है और प्राइवेट हाथों में अपने कुछ चंद मित्रों को बेच रही है। भिलाई के बारे में भी इस तरह का प्रचार किया जा रहा है कि अगर इनकी सरकार आई तो भिलाई जैसे संस्थान को भी ये प्राइवेट हाथों में सौंप देंगे, ऐसा इनका आरोप है बातचीत में। ये आरोप ही लगाना जानते हैं, काम करना तो आता नहीं। प्रमाण के साथ बता देना कहाँ है भाई, कौन से जगह प्राइवेट में जा रहा है। सारी संपत्ति हमारी है, हैंडलिंग कैसे होगा, ये परिपाटी पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है। तो ये बीओटी सिस्टम सड़क तो पहले भी बना करते थे, आज भी बन रहे हैं। तो उसको अगर बोले कि प्राइवेट को दे दिया है तो इनकी सोच, मोदी जी जो करेंगे गलत कर रहे हैं, मोदी जी जो कहेंगे गलत बोल रहे हैं, तो ये उनकी मानसिकता हो गई है और इस मानसिकता से कभी उबर नहीं सकते। इनके डीएनए में आ गया है कि हमको सिर्फ विरोध की राजनीति करनी है, सकारात्मक सोच खत्म हो गया है। जी, एक लास्ट सवाल है कि जैसे कोटा है, एक ट्रेनिंग के लिए जो है, कोचिंग के लिए इंस्टीट्यूशन हो गया, बेंगलोर है, पूना है, बहुत सारी जगह हो गई जो कोई ना कोई हब के रूप में जाने जाते हैं। भिलाई में बहुत सारी अच्छी पढ़ाई होती है अपने संसाधनों की वजह से, पर एक हब के रूप में पूरे देश में, एजुकेशन हब के रूप में या कोचिंग हब के रूप में ये जाना जाए। अभी छत्तीसगढ़ का कोई शहर ऐसा नहीं है कि जहां पर उसको एक आइडेंटिटी मिली होगी इस काम के लिए। लोग निजी प्रयास से, चाहे बिलासपुर में पीएससी की कोचिंग चल रही हो, चाहे यहाँ पे चल रही हो, तो इस दिशा में कुछ ऐसा सोचते हैं कि इसको एक नई आइडेंटिटी भी मिले, जैसे कोटा और बाकी। मेरी सोच है और जी, मैं यहाँ का सांसद हूँ जी, तो मेरा पहला कर्तव्य है कि जिस रूप में भिलाई उभर रही है, लौह नगरी के रूप में, फिर बीच में खेल नगरी के रूप में, कलाकारों की नगरी के रूप में और शिक्षा नगरी के रूप में, इन सभी में हमें केंद्रीय योजना के अनुसार कुछ ऐसे यूनिट का निर्माण करना है जिससे हम कोटा के समकक्ष यहाँ शिक्षा की व्यवस्था कर सके। ये मेरे मन में है जी। और चूंकि जैसे मैं पहले बताया कि सरकार हमारे अनुरूप नहीं थी और विपक्ष की सरकार थी कांग्रेस की, जिनकी सोच ही नहीं थी। आज माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है तो इस कार्यकाल में ये सब आपको परिलक्षित होते दिखेगा। जी, तो हमारे साथ थे अभी विजय बघेल जी। डबल इंजन की सरकार यदि होती है तो निश्चित रूप से भिलाई, न केवल भिलाई बल्कि दुर्ग संसदीय क्षेत्र और पूरे छत्तीसगढ़ का विकास तेजी से होगा, ऐसा आपका मानना है। चूंकि आपने संकल्प पत्र भी बनाया था तो ये भी महती जिम्मेदारी है कि संकल्प पत्र में जितनी चीज़ें समाहित की गई थी उनको पूरा कराना और वो पूरी हों, ये भी विजय बघेल देखेंगे। तो हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये था छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली दुर्ग लोकसभा सीट की चुनावी तस्वीर। दुर्ग के दंगल में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।